Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about the major articles for the day. First article we will be discussing about heat risk. एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड आर्टिकल में सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल टर्मरिक फार्मिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे. लास्ट आर्टिकल में ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव रिवाइज्ड प्लान फॉर 2021 टू 30 इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब देखिए ये आपको मैप दिख रहा होगा. ये आपको इंडिया का रिस्क लेवल बता रहा है कि भाई किन किन एरिया में हीट रिस्क आपको देखने को मिल रहा है. खासकर ये बेल्ट, ये एरिया देखने को मिल रहा है. देन इसी तरह से नाइट वार्मिंग जहां पर देखने को मिल रही है ज्यादा, आप ये कह सकते हो कि जो एरिया गर्म हो रहे हैं उसके बारे में ये आपका मैप डिपिक्ट कर रहा है. खासकर इंपैक्ट आपको इन एरियाज में ज्यादा देखने को मिल रहा होगा. अब ऐसी ही एक रिपोर्ट यहां पर पब्लिश हुई है जिस रिपोर्ट में बताया गया कि भाई इंडिया के अंदर कुछ एरिया स्पेशली दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट रिस्क आपको देखने को मिल रहा है हीट का. अब ये रिपोर्ट काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर ने पब्लिश की है, जहां पर इसका टाइटल था हाउ एक्सट्रीम हीट इज इंपैक्टिंग इंडिया, असेसिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल हीट रिस्क. अब इस रिस्क में एक बात ये कही गई है कि भाई जो तीन फैक्टर्स हैं हीट रिस्क के, उनके ऊपर फोकस किया गया. वन इज इंटेंसिटी ऑफ हीट, ह्यूमिडिटी और ड्यूरेशन हीट एक्सपोजर की यहां पर काउंट की जाती है. डिग्री ऑफ एक्सपोजर, कितना टाइम पर्सन हीट के अंदर रहता है. एंड कम्युनिटी की वनरेबिलिटी, जो एज है, हेल्थ है, अर्बन डेंसिटी है या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको यहां पर ट्रैक किया जाता है. एंड यहां पर दो चीजें देखी जाती हैं. वन इज योर हीट स्ट्रेस, जहां पर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से एक्सीड करता है. एंड हीट वेव, एक प्रोलॉन्ग ऐसा पीरियड जहां पर टेम्परेचर आपका हाई रहता है. तो कहते हैं इसमें कई हीट रिस्किंग फैक्टर्स हैं. जैसे अगर हम देखें इंक्रीज इन नाइट वार्मिंग, कि रात के समय का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है. एंड ऐसा हमें बहुत बार देखने को मिला. ऑलमोस्ट 70% डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है. इसका इंपैक्ट ये है कि इससे बॉडी की रिकवरी ठीक से नहीं होती एंड कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा. स्लीप अवेक साइकिल के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा. राइजिंग ह्यूमिडिटी, इंडो गैंगटिक प्लेन में ह्यूमिडिटी आपकी 30 टू 40 से 50% तक पहुंच गई है. अब यहां पर इससे जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है हीट की, बिकॉज इवेपोरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, बॉडी की कूलिंग नहीं हो पाती. खासकर ये प्रॉब्लम नॉर्दर्न इंडिया इंडो गैंगटिक प्लेन में आपको देखने को मिल रही है. पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन फैक्टर के ऊपर हम डिस्कस करें तो जहां पर आपको इनएडिक्वेट ग्रीन कवर्स देखने को मिलते हैं, तो यहां पे क्योंकि कंक्रीट को यूज किया जाता है, अल्बेडो वैल्यू कम होती है, तो हीट ट्रैप होती है आपकी, तो हीट एक्सपोजर आपका ज्यादा रहेगा. दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुड़गांव एंड सभी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है. सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की जाए, एजिंग पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है. अब इसका इंपैक्ट ये है कि भाई हीट रिलेटेड जो इलनेस है वो इंक्रीज करेगी. खासकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी एरिया में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है. अब हीट रिस्क की बात करें तो इंडिया में आप ये मान के चले 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को हमने यहाँ पर असेस किया और 35 इंडिकेटर्स के ऊपर, और इससे हीट रिस्क इंडेक्स हमने क्रिएट किया. अब ऑन एन एवरेज 2024 में इंडिया का एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस अबव था नॉर्मल से. एंड 2024 में ही अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको ग्लोबल टेम्परेचर में राइज देखने को मिला था. इंडिया अलोन वाज कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 44,000 डेथ बिकॉज ऑफ या हीट स्ट्रोक्स आपको देखने को मिले, डेथ तो नहीं. एंड इसमें 76% आप मान के चले इंडियन पॉपुलेशन हाई रिस्क के अंदर अभी भी जूझ रही है. अब हीट रिस्क की अगर बात की जाए तो व्हाट कैन बी द हेल्थ इंप्लीकेशन. इवापोरेशन इंक्रीज होगा, बॉडी के अंदर आपको वाटर स्ट्रेस देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन हो सकती है, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, रेस्पिरेटरी इश्यूज और हार्ट रिलेटेड इश्यूज यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं. अब एनर्जी डिमांड इससे इंक्रीज करेगी एंड प्लस इससे कहीं ना कहीं आप मान के चले कि आज की डेट में हमारे पास जो हीट एक्शन के प्लान्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से आज भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है. एंड इवन प्रोडक्टिविटी, जहां पर लेबर आपकी इन्वॉल्व होती है वहां पर वो डिक्लाइन करेगी, हेल्थ केयर की कॉस्ट इंक्रीज करेगी.
कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में लैक कर रहे हैं हम, हाउसिंग और लाइक हेल्थ एक्सेस, कहीं ना कहीं हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस हाउसिंग इंस्टॉलेशन, ये हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। एंड हेल्थ केयर के एक्सेस प्रॉपर नहीं मिल पाएगा और इससे कहीं ना कहीं यील्ड के ऊपर भी असर पड़ेगा क्रॉप्स की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एक्शन प्लान की, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हमने कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप किए हैं जिससे हम हाइड्रेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेटर कर सकें। खासकर यहाँ पर हम प्रमोट कर रहे हैं क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासकर अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कूल रूफ के ऊपर, अर्बन ग्रीनिंग के ऊपर हमारा फोकस है। नेशनल अडेप्टेशन फ्रेमवर्क में हम यहाँ पर नेशन वाइड कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रॉपर एक प्लान, इंटीग्रेटेड प्लान डेवलप कर सके जिससे कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकें। So this is the thing that you have to remember. Now let's talk about synthetic aperture radar. सिंथेटिक अपर्चर रडार्स में नॉर्मल आपकी जो वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स, उसकी जगह, विजिबल लाइट की जगह हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि नासा और इसरो मिलके सिंथेटिक अपर्चर रडार को अभी लॉन्च करने वाले हैं, जो 12 दिन के अंदर अर्थ की हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर डे एंड नाइट ऑब्जर्वेशन करेगा। एंड ये आपका मिशन कहीं ना कहीं 2014 में प्लान किया गया था, मतलब एक साथ आई थी ये दोनों एजेंसीज, और 2024 में लॉन्च होना था, बट कुछ डिलेज के कारण अभी 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। अब यहां पर एक लार्ज एंटीना रहेगा जिसमें एल और एस दो बैंड रहेंगे आपके, और ये आपको क्लाउड कवर हो चाहे ना हो, स्मोक फॉग, डे टाइम या नाइट टाइम, एनी टाइम आपको आइडियल 24/7 लाइक प्रोसेसिंग देगा इंफॉर्मेशन की। अब अगर सिंथेटिक अपर्चर रडार की बात करें तो इसमें कई बैंड्स होते हैं, जैसे एल एस एक्स सी, ये कई बैंड्स यूज कर सकते हो, ये सभी माइक्रोवेव के ऊपर बेस्ड है। यहां पर आप सैटेलाइट की हाई लेवल, हाई रेजोल्यूशन के साथ आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, मतलब एरिया की जिसके ऊपर भी आप फोकस करना चाहते हो। आपको सॉइल, वाटर, वेजिटेशन सभी को आप यहाँ पर प्रॉपर उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये जो आपके लाइक छोटी से छोटी डिस्प्लेसमेंट होगी ग्राउंड को, उसको भी ट्रैक कर सकता है। अब इसी तरह के रडार्स और भी कंट्रीज ने लॉन्च किए, जैसे निसार तो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, रिसैट इसरो का खुद का है, सेंटिनल यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, टेरा सिंथेटिक अपर्चर रडार जर्मनी का है, देन रडार सेट ये आपका कनाडा का है। तो हर कंट्रीज के पास इस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। अब ये जो इक्विपमेंट्स हैं, इनको यूज किस तरह की चीजों के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले तो अगर आपको जैसे फॉरेस्ट सर्वे या क्रॉप सर्वे वगैरह कंडक्ट करने हो, तो उस तरह की मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट, डेजर्ट, एग्रीकल्चर, अर्बन एक्सपेंशन, इन सब के लिए ये कर सकते हो आप। ग्लेशियर से रिलेटेड स्टडीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, बॉर्डर की सर्वेलेंस के लिए, शिप डिटेक्शन के लिए, इनके लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल रह सकता है। आप कहीं ना कहीं जो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज है, आप उनको मॉनिटर कर सकते हो। एंड इवन क्लाइमेट की स्टडी के लिए भी ये आपका यूज हो सकता है। दीज आर द थिंग्स जो आपको इसके बारे में याद रखना है। वही सेम चीजें हैं, वापस से एक बार फिर से रिपीट हुई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको कहा, मिलिट्री सर्वेलेंस, एविएशन सेक्टर में, देन आपके स्पेस के अंदर, मेट्रोलॉजी के अंदर, लाइक लॉ एनफोर्समेंट के अंदर, हर जगह पर इसका यूज आपको देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्मरिक फार्मिंग। हल्दी की खेती के बारे में अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली एक हमने पायलट प्रोजेक्ट में टेस्ट कंडक्ट किया, मतलब केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक अबेंडेंट क्रॉप फील्ड के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ हल्दी के पेड़ उगाए। कहां पर? मुन्नार वाले एरिया में, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपके पड़ते हैं। तो यहां पर इन्होंने पाया कि भाई एलिफेंट और वाइल्ड बोर इसकी पंजेंट स्मेल के कारण यहां पर नहीं देखने को मिलते हैं। तो मतलब एलिफेंट, वाइल्ड बोर ये सभी अवॉइड करते हैं हल्दी के खेत। और यहां पर इनकी स्ट्रॉन्ग अरोमा और कहीं ना कहीं पंजेंट कंपाउंड जो इसमें होता है, उसकी वजह से आपको ये कहीं ना कहीं इसका लाइक एक नेचुरल आप कह सकते हो एक फीचर देखने को मिल रहा है, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में आपको हेल्प करेगा। अब ये राइजोम कैटेगरी का आपका प्लांट है, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम को इसके यूज किया जाता है, वार्म, ह्यूमिड और लूमी सॉइल में ये ग्रो करता है। एंड इवन अगर हम बात करें तो साउथ एशिया और इंडिया में इसकी काफी अच्छी खासी खेती की जाती है। 7 से 9 महीने की इसकी खेती रहती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए ये जाना जाता है। मई में ग्रो किया जाता है, जनवरी मार्च में कहीं ना कहीं इसको क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है। स्लाइटली एसिडिक सॉइल में ये अच्छा ग्रो करता है। अब यहाँ पे अगर बात करें, इंडिया 70% वर्ल्ड की टर्मरिक को ग्रो करता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, ये सभी वो स्टेट्स हैं जो इसको प्रोड्यूस करती हैं। एंड एक्सपोर्ट हम अच्छा खासा करते हैं, एंड ये चीजें आप याद रखें। बाकी देयर आर अदर वेज आल्सो थ्रू व्हिच वी कैन कंट्रोल दी
लाइक ये एनिमल मूवमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव। एक्चुअल में ये इनिशिएटिव 2011 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एंड उसके बाद 2014 में फर्दर इसको एम्पलीफाई किया गया। मतलब अगर आप देखिए फेब 2014 में ऑफिशियली इसे लॉन्च किया गया था, जहां पर ये 8 कोर प्रिंसिपल जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसका पार्ट था। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज इसको इंप्लीमेंट कर रही है एंड इसमें हम इंडिया की कार्बन सिक्वेंस्टेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं एंड हम चाहते हैं कार्बन अब्जॉर्प्शन जो 2.5 टन से लेके आप ये कह सकते हो 3 टन तक, बिलियन टन तक हम इंक्रीज करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि नए पेड़ उगाएंगे। तो यहां पर अभी जो हमारे मिनिस्टर है, अभी 17 जून की बात है जब आपका वर्ल्ड डेजर्ट डे था, तो उस दिन हमने यहाँ पर क्या किया, जोधपुर के अंदर एक रिवाइज प्लान इसका प्रपोज किया। खासकर यहाँ पर फोकस होगा अरावली, वेस्टर्न घाट, मैंग्रोव्स, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड हिमालयन रीजन में। तो इसमें हम रिस्टोर करना चाहते हैं फॉरेस्ट को, हम इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे, वाटर सॉइल कंजर्वेशन, इन सभी चीजों को। और यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी मिटिगेट करेंगे एंड जो लोग हैं, कम्युनिटी है, उनके भी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना हमारा एक मेजर एजेंडा इसमें रहेगा। तो इसमें 4 मेजर चीजें हैं। पहली चीज, हम यहाँ पर फॉरेस्ट का कवर इंक्रीज करना चाहते हैं। दूसरा, हम क्वालिटी, क्योंकि हमारा लैंड फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिग्रेड हो रहा है, तो उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। कार्बन सिंक इंक्रीज करना चाहते हैं एंड मोर ओवर बॉटम अप अप्रोच रहेगी जहां पर लोकल पार्टिसिपेशन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो यहाँ पर हम माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच लेके चल रहे हैं, जैसे अरावली, वेस्टर्न घाट, इंडियन हिमालयन, मैंग्रोव्स, ऐसे सभी एरियाज को हम टारगेट कर रहे हैं और उन एरिया स्पेसिफिक हमारा फोकस रहेगा। देन फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो इंडिया अचीव कर सकता है समवेयर अराउंड 3.39 बिलियन टन कार्बन सिक्वेंस्टेशन एंड कहीं ना कहीं ये हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने कमिटमेंट की थी वो भी फुलफिल करेगा। एंड इवन बॉर्न चैलेंज के अंदर जो हमने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करने की बात की थी उसमें भी हमें ये हेल्प कर सकता है। तो इसमें हमारा फोकस क्या रहेगा कि हम डिग्रेडेड एरिया में जहां पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है या एयर और वाटर क्वालिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहां पर नेटिव प्लांट्स को ग्रो कर सके। आप इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं वहां पर प्रमोट करोगे, कंजर्व करोगे एंड कोशिश ये है कि हर एरिया में इसी तरह की कुछ अप्रोच हो, बट एक डिफरेंट अप्रोच हर एरिया के लिए। जैसे अरावली के साथ प्रॉब्लम क्या है, माइनिंग की, इंक्रोचमेंट की, अर्बन एक्सपेंशन की, तो रिफॉरेस्टेशन करेंगे, हम इरोजन को कंट्रोल करेंगे। तो इसी तरह के कुछ एफर्ट्स हर एरिया में आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलेंगे उस एरिया के कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।